नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीक 9 में चल रहे हैं हम, और कल हमने प्रयोगवाद को पढ़ा था। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये क्रमशः है हिंदी साहित्य का जो विकास हम पढ़ते हैं उसमें ये आते हैं दोनों ही। तो प्रयोगवाद हमने कल पूरा पढ़ लिया था। आज हम वापस पेपर 2 की तरफ चलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना ब्रह्म राक्षस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्म राक्षस आज भी पढ़ेंगे और कल भी पढ़ेंगे। 2 दिन में हम ब्रह्म राक्षस को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस का परिचय, इसके प्रतीक योजना, इसका संवेदना पक्ष, ये आज हम देखेंगे। बाकी टॉपिक्स हम कल देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करेंगे ब्रह्म राक्षस। अब हम लगभग अंतिम दौर में चल रहे हैं आधुनिक काल के। कुछ ही दिनों में, 1 या 2 सप्ताह में ही आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा पद्य साहित्य का। तो उसके बाद में आप पुनः अगर रिवीजन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या फिर एक नई योजना के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तो चलिए पहले ब्रह्म राक्षस को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्म राक्षस, देखिए ब्रह्म राक्षस जो रचना है वो है मुक्तिबोध द्वारा रचित है। ये मुक्तिबोध आधुनिक काल के एक बहुत ही जाने माने कवि रहे हैं। तो उन्होंने ही, मुक्तिबोध ने ही ब्रह्म राक्षस की रचना की थी। और यह रचना उनके चांद का मुंह टेढ़ा, एक संकलन है उनका, उसमें संकलित की गई थी। मुक्तिबोध आधुनिक साहित्य में प्रतिष्ठित हुए हैं और उनकी ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ये जो रचना है ब्रह्म राक्षस, इसमें यह प्रतीकात्मक एक रचना है, प्रतीक गढ़े हुए हैं इसमें। तो इस कविताओं में जटिल प्रतीक गुथे हुए हैं, जिससे इसका अर्थ निरूपण कठिन होता है और विभिन्न अर्थों की जो संभावनाएं हैं वो निकल के आती है। आगे हम देखेंगे किस किस के प्रतीक हैं। तो अब 2 शब्द आएंगे आपके सामने, ब्रह्म राक्षस और मैं। एक है ब्रह्म राक्षस, एक है मैं। ये किसके प्रतीक हैं? तो श्रीकांत वर्मा जी हैं, उनकी व्याख्या की उन्होंने बताया कि ब्रह्म राक्षस कौन है और मैं कौन है। तो उनका मानना है कि मुक्तिबोध स्वयं ब्रह्म राक्षस की भूमिका में है और मैं के रूप में शिष्य की भूमिका में भी वे स्वयं हैं। ये 2 चरित्र नहीं बल्कि व्यक्तित्व के 2 पक्ष हैं। मुक्तिबोध के विभाजित व्यक्तित्व का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि मैं और ब्रह्म राक्षस 2 अलग अलग कोई चरित्र नहीं है, एक ही व्यक्ति है। बस मन के जो 2 पक्ष हैं, व्यक्तित्व के जो 2 पक्ष हैं, उसको इन्होंने ब्रह्म राक्षस, एक पक्ष तो ब्रह्म राक्षस के माध्यम से, और जो दूसरा पक्ष है वो मैं के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवादी आग्रहों व व्यक्तिवादी दबावों के बीच पिसकर घुटता रहा। जब पूरी कहानी समझ जाएंगे, अपन ब्रह्म राक्षस को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ये समझिए कि वह उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवादी आग्रहों व व्यक्तिवादी दबावों के बीच पिसकर घुटता रहा। और मैं उस मन का प्रतीक है जो यह समझ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता से मुक्त नहीं हो सकता, ठीक है। अब भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस एक पौराणिक मिथक है, एक पौराणिक आध्यात्मिक मिथक है, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि यह वह ब्राह्मण है जो पाप कर्म करने के कारण प्रेत योनि में भटकता है, ठीक है। मतलब एक वह ब्राह्मण है जिसने कोई पाप कर दिया है और उस पाप की वजह से वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। अब सवाल है कि ऐसा क्या पाप कर दिया ब्रह्म राक्षस ने? तो उसका पाप ये है कि उसके पास जो ज्ञान था वो उसने अपनी अगली पीढ़ी को नहीं सौंपा। मतलब ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण को ये माना गया है कि वो ज्ञानी है, तो उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी डाली गई थी उसके ऊपर कि उसे अपना ये ज्ञान अपनी नई जो जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको हस्तांतरित करना होगा। अब उसने अगर ये काम नहीं किया, अपनी नैतिक जो जिम्मेदारी थी उसका पालना नहीं की, तो उसने क्या किया? पाप किया।
उसने क्या किया, पाप किया, और उस पाप करने से जब वो मरा या जब उसका निधन होता है या वो खत्म हो जाता है, तो उसकी जो आत्मा है वो प्रेत योनि में भटकती रहती है। ये तो है पौराणिक के हिसाब से ब्रह्म राक्षस क्या है। मुक्तिबोध ने क्या किया, इस मिथक को फैंटेसी के शिल्प में डालकर एक नया रूप दे दिया है। अब क्या नया रूप दे दिया है वो देखते हैं, ठीक है। अब ये तो हुई अलग अलग व्याख्या। एक व्याख्या कर श्रीकांत वर्मा ने, उन्होंने बोला कि दोनों व्यक्तित्व के दो वो हैं। एक भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्म राक्षस की व्याख्या हुई। एक मुक्तिबोध ने खुद ही व्याख्या की है कि उनका ब्रह्म राक्षस से क्या तात्पर्य है। तो ब्रह्म राक्षस का शिष्य कौन है, तो उन्होंने कहा है अपने मानव जीवन को मैंने विश्व की समस्त विधा को मत डाला, किंतु दुर्भाग्य से कोई योग्य शिष्य नहीं मिल पाया जिसे मैं अपना समस्त ज्ञान दे पाता। इसलिए मेरी आत्मा इस संसार में अटकी रह गई और मैं ब्रह्म राक्षस के रूप में विराजमान रहा। तो जो हमने अभी ये सीखा पाप कर्म वगैरह, यही उनका मानना है कि यही ब्रह्म राक्षस है। उन्होंने लिखा भी है, एक अधूरी डायरी में लिखा है, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, अनादिकाल से चला आ रहा ब्रह्म राक्षस, जिसने हमेशा सही करने की कोशिश की और गलती करता चला गया। तो ये भी हो गया कि ये मैं के रूप में उपस्थित हैं। और दूसरा ब्रह्म राक्षस की जो व्याख्या है, जो भारतीय परंपरा वाली व्याख्या है, उनको ये स्वीकार कर रहे हैं। तो अभी आपको यही मानना है कि ब्रह्म राक्षस कौन है, जिसने अपने पापों को पाप नहीं धो पाया है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा क्या है वो भटकी हुई है, ठीक है। इस दृष्टि से देखा तो श्रीकांत वर्मा की व्याख्या सही है, लेकिन यहाँ पर पाप कर्म का अर्थ बदल गया है, ठीक है। इन्होंने क्या पाप कर्म बताया कि अपने ज्ञान को नई पीढ़ी को नहीं दे पाना। यहाँ पर एक अर्थ श्रीकांत जी देखते हैं कि ये पाप कर्म ज्ञान पीढ़ी को देने की बात नहीं है। यहाँ पर मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी द्वारा अपना दायित्व न निभा पाने वाला जो भाव है वो मुख्य पाप कर्म है। मतलब देखिए, ये वह दौर है जब आज़ादी के आसपास का दौर है ये, ठीक है। अब वहाँ पर मध्य वर्गीय जो बुद्धिजीव है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई थी। उसके ऊपर जिम्मेदारी क्या थी कि वे वंचित वर्गों को उनके वंचन से अवगत कराएं तथा क्रांति की चेतना का विकास करें। एक जिम्मेदारी ये थी कि आत्मचेतस व विश्व चेतस, उनको विश्व चेतस बनना था और वो विश्व चेतस नहीं बन पाए। अब आपको ये समझना होगा कि अब क्या तो आत्मचेतस होता है और क्या विश्व चेतस होता है। देखिए, आत्मचेतस से तात्पर्य है जो अपने बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है। आत्म मतलब स्वयं, चेतस मतलब जिसमें चेतना है, जिसमें सजगता है, खुद के बारे में सजगता है। विश्व चेतस का मतलब है जो विश्व के बारे में सोचता है। तो समाजवादी विचार तो क्या कहेंगे, आप अपने बारे में नहीं सोचे, व्यक्तिवादी जो विचारधारा है उससे ऊपर उठिए और आप विश्व के बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए। तो समाजवादी चाहते हैं कि विश्व चेतस हो व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति आत्मचेतस भी होते हैं। वो व्यक्तिवादी जो उसकी सोच है उससे ऊपर नहीं उठ पाता। और ब्रह्म राक्षस की मूल समस्या यही थी कि ब्रह्म राक्षस व्यक्तिवादी रहा और विश्व चेतस भी बनने की कोशिश में, इसी लड़ाई में वो पिसता रह गया। आगे हम पूरी कहानी में समझेंगे। तो अब अपने को ये समझना है कि ब्रह्म राक्षस जो पाप कर्म है उसका एक अर्थ श्रीकांत जी ने दिया है कि मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी अपना दायित्व नहीं निभा पाए। दायित्व ये था एक वंचित वर्गों को उनके वंचन से अवगत कराना और क्रांति के लिए चेतना का विकास करना, ठीक है। अब ये नहीं कर पाया, आत्मचेतस और विश्व चेतस दोनों का संघर्ष, विश्व चेतस नहीं बन पाया, दोनों में संघर्ष होता रहा। और जन संघर्षों में जो सक्रिय प्रतिभागिता होनी चाहिए थी मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी की, वो नहीं हुई, वो उससे भी दूर रहा। तो यह पाप कर्म श्रीकांत जी बता रहे हैं। अब सवाल आता है कि भाई क्या समस्या रही, मध्य वर्गीय जो बुद्धिजीवी है वो क्यों नहीं, दायित्व क्यों नहीं निभा पाया। एक तो वह अपने व्यक्तिवादी सुखों की खोज में ही लग गया, मतलब वो क्या हो गया, आत्मचेतस ही रह गया, विश्व चेतस उसने सोचा ही नहीं। और दूसरा, नैतिकता को गणितीय व अतिरेकवादी पूर्णता के स्तर पर अर्जित करने का संभव प्रयास करता रहा। मतलब उसने नैतिकता को गणितीय ज्यामितीय पैमानों पर
नापने की कोशिश की। नैतिकता को गणितीय सिद्धांतों पर नहीं आंका जा सकता। और अतिरेकवादी पूर्णता मतलब एक्सट्रीम अच्छाई जो होती है उसकी तरफ उसकी कोशिश थी कि मैं अति नैतिक हो जाऊं। इस वजह से वो क्या हो गया, अपने प्रयासों में असफल हो गया। आगे जब संवेदना पक्ष पढ़ेंगे पूरा क्लियर भी हो जाएगा। ये तो किसकी व्याख्या है, श्रीकांत जी की। अब देखिए रामविलास शर्मा जी की व्याख्या क्या है कि ब्रह्म राक्षस जो है वो अस्तित्ववादी मान्यताओं व खंडित व्यक्तित्व का प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस सिजोफ्रेनिया नाम के मनोरोग से युक्त है। ये रामविलास शर्मा जी की व्याख्या। तो अलग अलग सबने व्याख्याएं की हैं, पर सबसे ज़्यादा जो सही व्याख्या मानी जाएगी वो मुक्तिबोध जो खुद कह रहे हैं, जो खुद रचनाकार है, वो जो व्याख्या कर रहा है सर्वाधिक वही सही व्याख्या मानी जाएगी। तो ये अलग अलग व्याख्या हुई, ठीक है। अब हम जब इस कहानी को मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपके लिए तैयार किए हैं, नए नोट्स हैं, कि इसके संवेदना पक्ष को बताने के लिए मैंने कहानी सी बनाई है ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए और एक क्रम भी ध्यान रहे। देखिए ब्रह्म राक्षस क्या है ये हमें पता चल गया। एक पौराणिक मिथक है जो जिसकी मुक्ति नहीं हुई है। मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने पाप किया है। पाप का अर्थ अलग अलग हो सकता है। श्रीकांत जी के अनुसार वो मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक है जो अपने नैतिक दायित्वों को नहीं निभा पाया, ठीक है। अब ब्रह्म राक्षस की मूल समस्या क्या है? ब्रह्म राक्षस की मूल समस्या है आत्म चेतस के साथ विश्व चेतस होने की। मतलब ब्रह्म राक्षस आत्म चेतस भी होना चाहता है और विश्व चेतस भी होना चाहता है, ठीक है। आत्म चेतस का मतलब हो गया व्यक्तिवादी मतलब खुद के बारे में सोचना। विश्व चेतस मतलब समाजवादी, समाज के बारे में सोचना, ठीक है। तो व्यक्ति का जो व्यवहारिक मन है वो उसको कहेगा कि आत्मचेतस हो जाओ, और उसका जो नैतिक मन है वो कहेगा विश्व चेतस हो जाओ। देखिए एकदम सामान्य थॉट है, आप खुद के ऊपर भी देखिए। कई बार अपने को लगता है कि यार हम अपने बारे में ही सोचें, पहले अपना सोचें, और कई बार लगता नहीं यार हमें परोपकारिता भी होनी चाहिए, कि हमें दूसरों का भी भला करना चाहिए। तो हर व्यक्ति के मन में ये दो तरह के थॉट होते हैं जो ब्रह्म राक्षस के में भी हैं, ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस की मूल समस्या क्या हुई? आत्म चेतस के साथ विश्व चेतस होने की। देखिए इससे जुड़ा हुआ साफ साफ लिखा है इसमें, आत्म चेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राण में अनबन। मतलब आत्म चेतस और विश्व चेतस होने की प्राण में अनबन, विश्व चेतस बेबनाव। मेहता के चरण में था विषादाकुल मन। क्यों था? क्योंकि ब्रह्म राक्षस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के चलते आत्मचेतस भी हो रहा है, धर्म संपदा अर्जन कर रहा है, परंतु उसका नैतिक मन जो आंतरिक पुकार है वो उसको विश्व चेतस होने के लिए प्रेरित कर रही है। अब जब ये दो विचार द्वंद्व चलेगा तो क्या होगा? तनाव होगा। क्या होगा? तनाव होगा। इस तनाव को दूर करने के लिए वो क्या कर रहा है? समन्वय करने की कोशिश कर रहा है। कौन? ब्रह्म राक्षस समन्वय करने की कोशिश कर रहा है कि मैं विश्व चेतस और आत्म चेतस में एक समन्वय बिठा पाऊं, परंतु उसको असफलता ही हाथ लग रही है। क्या लग रही है? असफलता ही हाथ लग रही है। मुक्तिबोध ने किस रूप में कहा है इसको? खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियां। ये उसके मन की बात बता रहा है कि एक अभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना ओ उतरना, पुनः चढ़ना ओ लुढ़कना। लुढ़कना मतलब असफल हो रहा है। मुझ पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। मतलब वो कोशिश तो कर रहा है। यहाँ अगर आप एग्जाम में लिखें तो केवल ये 4 पंक्तियां लिख देना। पर वो कोशिश तो कर रहा है, पर हर बार उसे क्या मिल रही है? असफलता मिल रही है। वो लुढ़क जा रहा है, उसके पैरों में मोच आ जा रही है, उसकी छाती पर अनेक घाव आ जा रहे हैं। तो ये कहना है किसका? मुक्तिबोध जी का, ठीक है। तो वापस चलते हैं दोबारा कहानी पर। ब्रह्म राक्षस की मूल समस्या आत्म चेतस के साथ विश्व चेतस होने की, दोनों में समन्वय की कोशिश करा परंतु असफलता मिल रही है। अब असफलता मिल रही है तो उसके जीवन में क्या आ रहा है? संघर्ष आ रहा है, और यही संघर्ष उसके त्रासदी का कारण बनता है। ब्रह्म राक्षस ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत ही प्यारी पंक्तियां लिखी हैं। पिस गया वह भीतरी ओ बाहरी, ओ कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बाहरी और भीतरी मतलब विश्व चेतस और आत्म चेतस, इनके दो पार्टों के बीच वह पिस गया है और उसकी ट्रेजेडी हो गई है। अब क्या हो गया? मुक्तिबोध बोल रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी उसी के त्रासदी हो चुकी है, और पाप कर दिया है तो आत्मा क्या हो रही है? भटक रही है, जो हमने शुरू में देखा। लेकिन मुक्तिबोध जी क्या कोशिश करते हैं कि इस त्रासदी के कारणों का संधान करते कि भाई ये हुआ कैसे। मतलब
इसकी त्रासदी के कारण क्या है, ये क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, ये लिखते हैं वो, यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। तो इसके जो कारण ढूंढते हैं वो तो 3-4 कारण उनको नज़र आते हैं जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं। पहला तो ये है कि उसको बार बार असफलता क्यों मिल रही है, क्योंकि यह अच्छाई और बुराई का संघर्ष ना होकर अच्छे और अच्छे का संघर्ष है, अति नैतिक बनने का संघर्ष है। एक होता है अच्छा, एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा। तो ये आसान है, ये आसान, अच्छा और बुरा में फ़र्क करना आसान है, अच्छा होना या बुरा होना आसान है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अच्छे हो और अच्छे होने की कोशिश कर रहे हो तो ये क्या है, बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। अब हमें बोलते हैं ना कि जैसे भाई 90%, 95%, 98% एक्यूरेसी लाने में जितनी मेहनत लगती है उससे ज़्यादा मेहनत जो ऊपर वाला जो है 98 से 99 लाने में या 99 से 100 लाने में लगती है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अच्छे से और अच्छे होने का जो संघर्ष है वो क्या है, ज़्यादा कठिन है, जिसकी वजह से उससे हमेशा असफलता मिलती है। दूसरा, वो अपने व्यक्तित्व को नैतिक रूप से पूर्ण बनाना चाहता है। अतिरेकवादी जो पूर्णता की हमने शुरू में बात की, वो अतिरेकवादी पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, अति नैतिक होना चाहता है, जिसकी वजह से भी उसको असफलता मिल रही है और इसी वजह से वो उसकी त्रासदी हो रही है। और तीसरा, वह यह विश्व चेतस व आत्म चेतस बन का जो समय है वो गणितीय ज्यामितीय सिद्धांतों पर साधने की कोशिश कर रहा है। मतलब आत्म चेतस और विश्व चेतस बनने का जो समाधान है, वो जो समाधान है वो गणितीय सिद्धांतों पर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्रह्म राक्षस। ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए, इसके लिए इतनी बड़ी पंक्तियां मैंने लिखी हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे व उससे अच्छे के बीच का संघर्ष, मतलब अच्छा बुरा का जो संघर्ष होता है उससे ज़्यादा कठिन होता है अच्छे व उससे अच्छे के बीच का संघर्ष। गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, कि इसमें थोड़ी सी सफलता मिलती है लेकिन असफलता मिलती है तो भव्य असफलता मिलती है। अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बड़ी प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगी गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, तो उसने नैतिक मानों को भी गणितीय सिद्धांतों पर तोलने की कोशिश की और वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। ठीक है, तो ये ब्रह्म राक्षस की त्रासदी के कारण है। अब आगे चलते हैं। अब त्रासदी हो चुकी है, लेकिन त्रासदी पर ब्रह्म राक्षस रचना खत्म नहीं होती। ब्रह्म राक्षस में मुक्तिबोध स्वयं उपस्थित होते हैं मैं के रूप में, और ब्रह्म राक्षस की मुक्ति की कोशिश करते हैं, ब्रह्म राक्षस को पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? पहला तो यही कहते हैं कि मुक्तिबोध मैं के रूप में उपस्थित हो ब्रह्म राक्षस को उसका महत्व समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता। अब क्यों बताना चाह रहे हैं महत्ता? ऐसा क्या हो गया? ब्रह्म राक्षस को गलत क्यों नहीं मान रहे? इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हर व्यक्ति में व्यक्तिवादी और समाजवादी विचार रहेंगे ही रहेंगे। व्यक्ति आत्मचेतस भी रहेगा और विश्व चेतस भी रहेगा। ब्रह्म राक्षस इस दोनों के जो गणितीय सिद्धांतों पे जो समन्वय करने की कोशिश थी वो नहीं करनी चाहिए थी, केवल ये गलती थी, बाकी उसकी कोई गलती नहीं थी। ब्रह्म राक्षस ने उसके ऐतिहासिक दायित्व पूरा न कर पाने की झटपटाहट और अपराध बोध की मार्मिक व्यंजना की है। तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह चपाचप खूब करते साफ, फिर भी मैल। इसमें 2 पंक्तियां ऐड होंगी, मैं आपके सामने ही लिख देता हूं। फिर भी मैल, ठीक है। मुझे ये पंक्तियाँ याद हैं क्योंकि बहुत मेहनत की थी हमने अपने टाइम पे। ठीक है, तो कविता अब बात करते हैं। ये तो उन्होंने ये बता दे कि ब्रह्म राक्षस गलत नहीं है ना, उसका ऐतिहासिक
दायित्व पूरा नहीं होने से उसकी मार्मिक व्यंजना भी कर दी। अब बात करते हैं मुक्ति बोध उसकी, ब्रह्म राक्षस की मुक्ति की। कैसे करेंगे मुक्ति? उसका शिष्य बनकर। ब्रह्म राक्षस की मुक्ति तभी है जब वो अपना ज्ञान अपने शिष्य को दे दे। तो ब्रह्म राक्षस स्वयं शिष्य के रूप में उपस्थित होते हैं, है ना। और उसका ब्रह्म राक्षस स्वयं शिष्य के रूप में उपस्थित होकर उसकी मुक्ति की बात करते हैं। हमने पढ़ा उसकी पाप क्यों है उसको, क्योंकि शिष्य को ज्ञान नहीं दिया उसने। और अब अगर शिष्य बन के उससे ज्ञान ले लें तो फिर उसकी मुक्ति हो सकती है। तो मुक्त लिखते हैं, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य जिसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो ये ब्रह्म राक्षस रचना का शिववेदना पक्ष हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आई होगी। देखिए, कहानी यही है, ब्रह्म राक्षस कौन है? एक पौराणिक मिथक है जो पाप कर देता है। पाप क्या है? अपने ज्ञान को आगे नहीं करता, है ना, ज्ञान को नई पीढ़ी को नहीं देता, अपने शिष्य को नहीं देता, और त्रासदी का कारण बनता है। त्रासदी के कारण हमने देख लिया क्या कारण है। अब उसकी मुक्ति तभी होगी जब उसके शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो मुक्ति बोध स्वयं शिष्य बनकर ब्रह्म राक्षस की मुक्ति की बात कर रहे हैं। वो सारा ज्ञान लेकर उसको पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सको। तो ये ब्रह्म राक्षस रचना है जो हमें पूरा आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें शिल्प पक्ष आएगा इसका, तो शिल्प पक्ष हम कल देखेंगे और कल आगे पूरा कंप्लीट करेंगे। पर ये संवेदना, ये अगर कहानी समझ गए, इसके कॉन्सेप्ट समझ गए, इसके प्रतीक समझ गए, तो आपको बड़ा आसानी से इसके, अगर कहानी याद है तो इसके कोटेशंस भी बहुत अच्छे से याद होते हैं और जल्दी याद होते हैं। तो आप एक बार समझ लो, चाहे दोबारा देख लेना ये वीडियो, पर समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, आपका डाउट मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।